नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से लेकर आया हूँ यूट्यूब में आपके लिए कृषि कक्षा 10। तो कृषि जो चैप्टर है आपका, इसमें किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से आपको नोट करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाएंगे, जो पॉइंट टू पॉइंट होगा हम आपको बताते चलेंगे। तो आप इसको ज़रूर नोट करिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये कृषि आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए कृषि पर सभी लोग निर्भर हैं। क्योंकि अपने यहाँ भारत पे कृषि सबसे ज़्यादा सभी लोग निर्भर हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जिस प्रकार की खेती के केवल इतनी उपज होती हो कि उससे परिवार का पेट भर सके, तो उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। छोटे टुकड़ों पर की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक। इसमें आदमी, औजार और परिवार का समुदाय क्षेत्र में श्रम का इस्तेमाल होता है। यह मुख्यतः मानसून पर और ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। क्योंकि ये आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया है, ये ज़मीन की उर्वरता पर निर्भर करते हैं। क्योंकि मानसून और क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल, जिससे पानी के लिए ट्यूबवेल, क्योंकि मानसून जब भी आता है तब हम खेती करना प्रारंभ करते हैं। तो ये सब छोटे किसान कहलाते हैं। इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से खेती, यानी जहाँ पर जो चीज़ पैदा होता है उस हिसाब से वो चीज़ हम बोते हैं। क्योंकि छोटे किसान इस तरीके से अपना उपज करते हैं। इसे करनत दहन खेती भी कहा जाता है। इसे नोट कर लेंगे, इसे क्या कहते हैं? करनत दहन खेती भी कहा जाता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति के जलाने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाई जाती है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे किस तरीके से इसे करनत दहन खेती भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति के जलाने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाए जाते हैं। जैसे जहाँ पर जंगल है वहाँ पे खेती नहीं होती है। वहाँ के जो जितने भी पेड़, यानी पेड़ पौधे, यानी जितने भी पौधे होंगे उसको काट दिए जाते हैं। काटने के बाद उसको वहाँ पे जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो राख वहाँ पे होती है, वो राख उस मिट्टी में मिला देते हैं। वो मिट्टी में जो राख मिल जाती है वो वनस्पति का काम करती है। ठीक है, यानी उर्वरता के काम करती है। उसके बाद फसल उगाई जाती है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से फसल। अब देखिए हम बात, किसी जमीन के टुकड़े पर 2-4 बार खेती करने के बाद उसे परती छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जब 2-4 बार खेती हो जाती है, उसके बाद वो जमीन जो है उपजाऊ लायक कम रहती है, वहाँ पे उपज कम हो जाती है, जिसके कारण उसको छोड़ देते हैं। कुछ दिन पड़ती रहने के बाद वो फिर से उर्वरता शक्ति उसमें आ जाती है। उसके बाद एक नई जमीन की खेती के लिए तैयार किया जाता है। इस बीच पहले वाली जमीन को इतना समय मिल जाता है कि प्राकृतिक तरीके से उसकी खोई हुई उर्वरता वापस आ जाती है। ठीक है, यानी जमीन को अगर परती छोड़ दिया जाए कुछ दिन बाद उसमें अगर हम बोएंगे तो उतनी ही उर्वरता फिर से आ जाएगी और उतनी ही उपज हमको फिर से प्राप्त होने लगेगी। तो इस तरीके से इसे हम उर्वरता शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कर्तन दहन खेती के विभिन्न नाम। देखिए, हर जगह हर प्रदेश में अलग अलग इसका नाम है। अपने भारत में हर जगह इस खेती करने का अलग अलग नाम से इसको दर्शाया गया है। देखिए, झूम खेती असम और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में है। पामलू मणिपुर में, दीपा बस्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, वेयर या दहिया से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। पोंडू या पेंडा आंध्र प्रदेश। तो ठीक है,
तो इस तरीके से हम खेती को जान सकते हैं। कहाँ किस राज्य में इसको किस नाम से जाना जाता है। पामा दाबी या कोमन या बरीगा उड़ीसा, ये नाम थोड़ा अटपटा है क्योंकि अलग अलग वहाँ पर ये इस तरीके से बोली चाल वाली भाषा है, तो उसी तरीके से ये लिखा गया है। तो कुमारा, पश्चिमी घाट, वालरे या वाल्टरे, ठीक है, ये कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व या राजस्थान में। खी हिमालय में, कुरुआ झारखंड। तो इस तरीके से खेती जो है अलग अलग नामों से प्रचलित है। तो इसे आप नोट कर लेंगे, परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है ये खेती कहाँ की है, तो इस तरीके से आप नोट करे रहेंगे तो मालूम रहेगा, ठीक है। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका के बीच ये खेती की जाती है। कोनुको वेनेजुएला, रोका ब्राज़ील, मशोले मध्य अफ्रीका, रे वियतनाम, ये सब नाम है। तो इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा जितनी भी लिखाए हैं हम, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए गहन जीविका कृषि। अब गहन जीविका कृषि क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होती है तो उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गहन जीविका कृषि कहते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए, जब बड़े भूभाग पर कृषि की जाती है इसे जीविका कृषि कहते हैं, गहन जीविका कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। जब बड़े भूभाग में होगा तो सिंचाई अत्यधिक लगेगी, सिंचाई का भी, इसमें रासायनिक तरीके से भी खेती की जाती है इसमें, ठीक है। गहन जीविका कृषि की समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होने लगता है, इसके जमीन का आकार छोटा होता जाता है। जैसे पहले एक जमींदार हुआ करते थे, वो उनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी। वो जमींदार क्या करते थे, सब पूरी खेती करवाते थे, यानी वो टुकड़ों में नहीं बटा होता था। तो इस तरीके से पहले, अब क्या है, धीरे धीरे करके जब परिवार बढ़ा हर चीज़, तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, ठीक है। छोटे आकार में भूखंड से होने वाली पैदावार लाभप्रद नहीं रह जाती। इसके फलस्वरूप किसानों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है। जब धीरे धीरे करके जब परिवार बढ़ेगा तो जमीनें कम होती गई। ऐसा एक वक्त ऐसा आया जब किसी के पास कुछ भी जमीन नहीं बची, तो वो क्या करते हैं, शहर की ओर पलायन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोजगार, किसानी नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो खाएंगे क्या, तो इसलिए वो शहर की ओर पलायन कर जाते हैं, ठीक है। रोजगार की तलाश में कहाँ चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, कहाँ पर, शहर की ओर, ठीक है। तो अब वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि वाणिज्यिक कृषि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाणिज्यिक कृषि होती क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जब भी हम किसानी करते हैं और उसका जो भी अनाज उगेगा, उसमें जो भी हम पैदा करेंगे वो मार्केट में बेचेंगे, उससे हमें जो धन मिलेगा, ठीक है, वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है, जिससे हमको धन अर्जित होगा। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक साजो सामान का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? आधुनिक साजो सामान, मतलब है कि कल्टीवेटर, ये सारे सामान जो अब नए नए इजाद हो रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें हम पैदावार वाले बीज लेते हैं क्योंकि हमको बेचना होता है, तो अधिक पैदावार होगी। और रासायनिक उर्वरक, इसमें रासायनिक जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गई, इस तरीके से हम ऐसे टॉनिक भी इसमें छिड़काव करते हैं जिससे पौधा हरा भरा रहे और अत्यधिक पैदावार हो। कीटनाशक और खरपतवार नाशक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि खेतों में जो है कीड़े पड़ जाते हैं, खरपतवार यानी पड़ने के बाद इसको हम छिड़काव करते हैं कीटनाशक को, नहीं तो सारे पौधे को खा जाएंगे, कुछ पैदा नहीं होगा, तो इसको हम खरपतवार नाशक को भी इस्तेमाल करते हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि होती है। तो ये इन राज्यों में वाणिज्यिक कृषि होती है, आप इसे ध्यान रखेंगे। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि खेती होती है। यहाँ ये पैदा करके उसको बेचा जाता है, ठीक है। जैसे कपास हो गया, कपास से क्या करते हैं, उससे रुई निकालते हैं, रुई निकालने के बाद उससे कपड़ा बनता है। तो इस तरीके से ये जो है वाणिज्यिक अच्छी, मतलब ज़्यादातर इसको बोते हैं, यानी बड़े पैमाने पर इसको उगा करके इसे बेचते हैं, जिससे अच्छा खासा मुनाफा होता है। जैसे अपने यहाँ सॉरी पंजाब और हरियाणा में, इसमें इसमें पंजाब में
धान और गेहूँ की अच्छी फसल पैदावार होती है, ये भी बड़े पैमाने पे उगाते हैं। तो अब कभी-कभी आप सुनते हैं ना कि यहाँ पे जो है धान का जो है वो पैरा जो होता है उसको जला देते हैं, बहुत ज़्यादा धुआँ हो जाता है। ये सब मतलब वहाँ बड़े पैमाने में खेती होती है, हरियाणा और पंजाब इस साइड में। इसके अलावा बिहार, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु आदि में भी इस प्रकार की खेती की जाती है। यहाँ पर भी वाणिज्यिक खेती की जाती है। वाणिज्यिक खेती का मतलब है अपने खाने से अधिक जो हम पैदा करें, यानी जो हम खाते हैं उससे ज़्यादा अधिक पैदा करके हम जो लाभ कमाते हैं, पैसा कमाएँगे, वही वाणिज्यिक खेती होगी, क्योंकि दूसरों बेचेंगे हम, उससे हमको धन मिलेगा, तो वाणिज्यिक खेती है। रोपण कृषि क्या होती है? जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, जितना भी हम बता रहे हैं इसे आप कॉपी में नोट करते जाएँगे, ठीक है? इसको डेफिनेशन को नोट। रोपण कृषि किसे कहते हैं? जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। इस प्रकार के कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की जरूरत पड़ती है। रोपण कृषि में मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योग में इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसे ध्यान रखेंगे आप। तो अभी आपको बताया रोपण कृषि जब किसी फसल के बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है उसे क्या रोपण कृषि कहते हैं। इसे जैसे पूंजी और बहुत सारे कामगारों की जरूरत पड़ती है, इसमें बहुत सारे काम करने वालों की जरूरत पड़ती है। रोपण कृषि में मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योग में इस्तेमाल होता है। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि रोपण कृषि के मुख्य फसल है। जैसे अभी भुसावल में केला अत्यधिक उपज होता है। चाय, कॉफी ये असम में, रबड़ की खेती की जाती है। गन्ना, केला आदि रोपण कृषि के मुख्य फसल हैं, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पे इसका जो है हम उपज करते हैं। चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में होता है। काफ़ी तमिलनाडु में उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे तमिलनाडु में और केरल साइड में, इस साइड में आपके जो है मसाले की भी खेती की जाती है। जैसे आपका हो गया इलायची हो गया, और क्या कहते हैं काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इस तरीके से कई जो इम्पोर्टेंट होते हैं वहाँ के मसाले वहाँ पे खेती की जाती है। कॉफ़ी की तमिलनाडु में उगाई जाती है। केला बिहार और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। रोपण कृषि की सफलता के लिए सहायता और संचार के विकसित माध्यम और अच्छे बाजार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको बेचने के लिए एक अच्छा मार्केट होना चाहिए, क्योंकि हम इतना मेहनत करके इसको उगाएंगे तो इसको एक अच्छा मार्केट मिलना चाहिए, जिससे इसका लाभ मिल सके सभी को। तो तभी तो आगे खेती करेंगे, नहीं तो वहीं से वो लोग बंद कर देंगे खेती करना, ठीक है? तो इस तरीके से एक अच्छा मार्केट इसके लिए आवश्यकता होती है। इसे आप नोट ज़रूर कर लेंगे, जितना भी हम बता रहे हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आप, ये केला कहाँ पाया जाता है, बिहार में, ये सब चीज़ें आप नोट करते चलेंगे। तो मैं ये वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं इसी पे समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे शस्य प्रारूप क्या है, इसके बाद जो है हेडिंग है आपकी रबी फसलें क्या है, खरीफ फसलों में क्या होता है, जायद फसल क्या है, और कृषि में मुख्य फसलें कौन कौन सी, जैसे चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रा, रागी, मक्का, दालें, गन्ना, तिलहन, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी, बागवानी फसलें। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं अखाद्य फसलें जो खाद्य नहीं होती हैं, जैसे रबड़ हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया। तो इस तरीके से हम, और भू भूदान और ग्रामदान और भूमि सुधार आंदोलन कब चलाया गया था, इससे क्या क्या लाभ हुए, किसको हरित क्रांति, श्वेत क्रांति क्या हुई, तो ये चीज़ अगले हम नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो लंबा ना हो, हम आपको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में आप कॉपी लेकर इसे नोट जरूर करेंगे, ठीक है?